लोगों को अनरीजनेबल तरीके से तंग किया जाता है, नोटिस भेजे जाते हैं। आप रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल टैक्स की जो करंट पॉलिसी है उसको जरा एलेबोरेट करें। मेरे पास कंप्लेंट्स आई, ऐसे लोग आए जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं थे मगर जबरदस्ती उनको रजिस्टर किया गया था और उनको हैरास किया जा रहा था। लाइक आपको कॉरिडोर के अंदर एक छोटा सा खोखा नजर आएगा। डू दे ऑल्सो क्वालिफाई टू बी अ रिटेलर? नहीं, जो बड़ी शॉप्स रिटेलर्स की है वो एक्चुअल जो उसमें कवर होती है। ऐसे रिटेलर्स जिनका बिजली का बिल मंथली 20,000 तक है वो नॉर्मल रिजीम सेल टैक्स में नहीं जाएंगे, उनका बिजली के बिल में 5% सेल टैक्स लग के आएगा। ऐसे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और घरों से कर रहे हैं, does any of the clause of the law they attract these people for the sale tax purpose? जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स बैंक के थ्रू जो ना बिजनेस कर रहे हैं वो भी उस 6 कैटेगरी में जो डेफिनेशन रिटेलर का मैंने बताया उसमें फॉल करते हैं। लोगों में तो है ही नहीं, इतनी शऊर नहीं है, मगर इवन टैक्स मशीनरी में भी शऊर नहीं है किस बंदे को रजिस्टर करना है, किसको नहीं करना। वेलकम टू FTO टीवी। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको एजुकेट करें कि किन एरियाज़ में जहाँ पे टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज की मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हमारा ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 बहुत क्लैरिटी के साथ डिस्क्राइब करता है कि आप उसका विक्टिम ना बने, और अगर आपको टारगेट किया जा रहा है तो हमारे एंड से आपको क्या रिलीफ मिल सकता है। हमने ये देखा कि सेल टैक्स के हवाले से बेशुमार एम्बिग्युइटी प्रिवेल करती है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं, और फिर लोगों को टारगेट किया जाता है टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी के ऑफिसर्स और जो बाकी फील्ड स्टाफ है। आज हम आपको एजुकेट करेंगे और बताएंगे कि जो रिटेलर्स है उन पे सेल टैक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, और उसको अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो किन लोगों पे ये अप्लाई होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आज हम आपको देंगे। और मुझे ज्वाइन किया है हमारे सीनियर एडवाइज़र कराची में जनाब मंजूर मेमन साहब ने। मंजूर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और बहुत ह्यू एंड क्राई हमें सुनने को मिल रहा है, अनरेस्ट है, और बेशुमार जगहों पे हम देखते हैं कि लोगों को अनरीजनेबल तरीके से तंग किया जाता है, नोटिस भेजे जाते हैं जहाँ पे वो एक सर्टन पैरामीटर जो है उसको उस पर क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको टारगेट किया जाता है। आप रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल टैक्स की जो करंट पॉलिसी है उसको जरा एलेबोरेट करें। शुक्रिया अलमास साहब, ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि रिटेलर्स को जो ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए और पॉइंट ऑफ सेल से लिंक करने के लिए एक ड्राइव चल रही है, और इस पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, और सही फोकस है, वो करना चाहिए था। ये बहुत ही अरसे से ये निगलेक्टेड था, मगर इसकी लॉ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि रिटेलर है कौन और लॉ के हिसाब से कौन कौन रिटेलर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के लायक है। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आई, मेरे पास कंप्लेंट्स आई, ऐसे लोग आए जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लायक नहीं थे मगर जबरदस्ती उनको रजिस्टर किया गया था और उनको हैरास किया जा रहा था। तो इनिशियली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि रिटेलर है क्या। रिटेलर जो है सेल टैक्स लॉ में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 43A में क्लियरली 6 कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से रिटेलर्स है जिनको रिटेलर कहा जाएगा और जिन पे 17% सेल टैक्स लागू है। उसमें एक कैटेगरी है जो ऐसे रिटेलर्स जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा हैं या किसी नेशनल कंपनी का हिस्सा हैं, जिनका मुख्तलिफ शहरों में एक ही शहर में मुख्तलिफ जगहों पे चेन्स हैं। तो वो ऐसे जो रिटेलर्स जो चेन में काम कर रहे हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान या किसी एक ही शहर में मुख्तलिफ रिटेल शॉप्स है, वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है। एक कैटेगरी वो है। दूसरी वो कैटेगरी है जो किसी बड़े एयर कंडीशन मॉल में अपना रिटेल शॉप खोल के बैठे हुए हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मॉल्स खुले हुए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में और भी शहरों में।
वो भी लायबल टू रजिस्ट्रेशन है, जो ऐसे मॉल में अपना शॉप लगा के बैठे हुए हैं। मैं साथ साथ मैं क्लैरिटी आपसे लेता जाऊं, लोगों के ज़हन में सवालात आएंगे। मॉल्स की जब आप बात करते हैं तो बेशुमार मॉल्स अगर हम कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में देखें तो वहां पे आपको कुछ शॉप्स हैं और कुछ कार्ट्स हैं, मतलब लाइक आपको कॉरिडोर के अंदर एक छोटा सा खोखा नजर आएगा। डू दे ऑल्सो क्वालिफाई टू बी अ रिटेलर? नहीं, वो इस तरह का कोई इसमें नहीं है। वो जो बड़ी शॉप्स रिटेलर्स की है वो एक्चुअल जो उसमें कवर होती है। नंबर तीसरी कैटेगरी जिनका कम्युलेटिव ईयरली बिजली का बिल जो 12 लाख से ज्यादा हो, राइट, 12 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल जिसका भी रिटेलर का है, चाहे एक ही शॉप उसकी हो, तो वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है सेल टैक्स में, और 17% देगा। 12 लाख रुपए साल का कुमुलेटिव। ठीक, में 80,000, किसी में 1,20,000 कुमुलेटिव अगर उसका 12 लाख बनता है तो वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन है। चौथी कैटेगरी ऐसी है जिसका रिटेल शॉप जो है या ऐसी बिजनेस है जिसका 1,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में उसका है बिजनेस। ठीक है, जैसे फर्नीचर की शॉप है, फर्नीचर वाले के एरिया बहुत होता है, तो ऐसे फर्नीचर वाले भी लायबल टू रजिस्ट्रेशन है। नहीं, लेकिन साथ साथ में सर ये पूछना चाहूँ कि 1,000 स्क्वायर मीटर का आपने बताया कि एरिया होना चाहिए। अगर ये ज्वेलरी शॉप जो है ये तो छोटी छोटी हैं, लेकिन लुक एट द वॉल्यूम ऑफ द ज्वेलरी शॉप, मैं मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। और एट द सेम टाइम अगर हम फर्नीचर का देखें तो फर्नीचर के लिए आपको वॉल्यूमेट्रिक एरिया तो बहुत ज़्यादा चाहिए, हो सकता है उनका बिजनेस जो है वो बहुत कम हो। तो ये कुछ क्लैरिटी यहाँ पे हम दे सकते हैं लोगों को? ये एम्बिग्यूटी है लॉ में, जिसको जो ना आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक और पांचवी कैटेगरी ऐसी है जो बल्क में जो ना इंपोर्ट करते हैं और सेल करते हैं शॉप्स पे, अपनी शॉप्स पे। जैसे कराची में जोड़िया बाजार है, वो शॉप भी है, इंपोर्टर भी है, शॉप भी है, तो वो भी उसमें कवर होते हैं। वो ऐसे लोग रिटेलर्स भी कहलाते हैं। ठीक। एक और उसके आगे एक फिर जो ना एक क्लॉज दिया हुआ है, एच क्लॉज, जिसमें कहा गया है कि इनमें से कोई भी नहीं हो तो बोर्ड कैन इशू रूल्स इंक्लूडिंग सम क्लास ऑफ persons who are liable to registration। मींस आगे के लिए उन्होंने फ्यूचर के लिए ये एक रखा हुआ है क्लास कि जी वो ऐसे किसी और फर्दर कैटेगरी, जैसे आप ज्वेलरी वाले कर रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा जो छोटे हैं, इन कैटेगरीज के अलावा जो छोटे हैं दुकानदार, जो इन किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए सेक्शन 3 का क्लॉज सबसेक्शन 9 जो है वो कहता है कि ऐसे रिटेलर्स जिनका बिजली का बिल मंथली 20,000 तक है, ठीक है, तो वो नॉर्मल रिजीम सेल टैक्स में नहीं जाएंगे। उनका बिजली के बिल में 5% सेल टैक्स लग के आएगा। ओके, ठीक हो गया। और अगर 20,000 से ज्यादा उसका जो है ना बिजली का बिल है, तो बिजली के बिल में उस पे 7.5% टैक्स लग के आएगा। ठीक। तो लॉ इज वेरी क्लियर कि छोटे रिटेलर्स को कैसे डील किया जाएगा और बड़े को कैसे किया जाएगा। हमने कोविड में देखा कि ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बहुत प्रमोट हुआ, लोगों ने घरों से बिजनेस करना शुरू कर दिया। अगर हम देखें कि गारमेंट्स का बिजनेस है, हाउस होल्ड की बेशुमार चीज़ें हैं, इवन फूड चेन्स जो हैं उन्होंने घरों से या अपनी महदूद जगहों से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और घरों से कर रहे हैं, does any of the clause of the law they attract these people for the sale tax purpose? बिल्कुल, सॉरी मैं मिस कर गया। छठी कैटेगरी वो थी जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड से बैंक के थ्रू जो ना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उस 6 कैटेगरी में जो डेफिनेशन रिटेलर का मैंने बताया उसमें फॉल करते हैं। ठीक हो, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और जो ना क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट्स होती है,
वो भी इस कैटेगरी 17% वाली में आते हैं। अब कंप्लेंट सर हमारे पास किस तरह की जनरेट हुई कि जहां पे ये जो हमने 6 कैटेगरीज डिफाइन की? कंप्लेंट्स ये जनरेट हुई कि जी मैं एक बंदे आदमी ने कहा कि उनके पास मिठाई की दुकान थी। उसने कहा सर मैं तो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। जो 6 मेन नॉर्मल रजीम है जिसमें 17% लगता है, मेरा तो बिजली वाले बिल वाले में कैटेगरी में आता है। मगर इन्होंने मुझे न सिर्फ कंपल्सरी रजिस्टर कर दिया है, मगर साथ में मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ सेल हमें लिंक करो हमारा। ओके। मैंने जब कंप्लेंट को एग्जामिन किया और डिपार्टमेंट को बुलाया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा सर इनकी इनकम रिटर्न्स में इनकम टैक्स बहुत है, इसका जो ना वॉल्यूम इनकम का ज्यादा है। तो उससे मैंने फिर जो डिस्कशन की, मैंने कहा कि ये क्राइटेरिया तो कोई नहीं है कि किसी की इनकम ज्यादा है, चाहे वो थड़े पे बैठ के उसकी अल्लाह का शुक्र है उसका अदा करे, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसको वो अच्छा कमा रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो थड़ा वाला जो ना वो भी उसमें आपको 17% टैक्स में आ जाए। लॉ इज वेरी क्लियर कि जी ऐसा बंदा जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है। तो आपका सिर्फ ये कहना कि जी इनकम टैक्स क्योंकि अगर ईमानदारी से वो पे कर रहा है तो आप उसको डिस्करेज कर रहे हो कि इनकम टैक्स कम दे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो आप उल्टा कर रहे हो, बजाय जो उसको इनकरेज करने की, शाबाश तुम अच्छा इनकम टैक्स पे कर रहे हो, इतनी मिठाई की दुकान से इतनी इनकम देख रहे हो। बाकी सेल टैक्स लॉ अलग है, इनकम टैक्स लॉ अलग है। सेल टैक्स का आपका जो क्राइटेरिया है आपने उसके हिसाब से करना है। उसमें अगर वो फॉल नहीं करता, ऊपर से उसको कंपल्सरी रजिस्टर करके पॉइंट ऑफ सेल लिंक न करने पे उसको 1 लाख रुपया पेनल्टी भी लगा दी। अच्छा ओके। तो उस पे मैंने कहा ये तो टोटली मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। आप लोगों को हरास कर रहे हैं, आपके लोगों को पता ही नहीं है स्टाफ को कि किसको रजिस्टर करना है किसको नहीं करना, आप लोगों को तंग कर रहे हो। तो उन्होंने एडमिट किया और उसको फिर डी रजिस्टर करके उसको फारिग कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह एक और कंप्लेंट मेरे पास आई थी, उसमें मेडिकल स्टोर वाले को उन्होंने रजिस्टर कर दिया था। तो उसने भी यही शिकायत की कि सर मैं तो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा इसके 17% वाली में, मैं तो ये जो 5% वाली है बिजली के बिल वो मैं पे कर रहा हूँ। वो ये मुझे कहते हैं कि नहीं आप रजिस्टर हो जाएं और आप पॉइंट ऑफ सेल पे हमारे साथ लिंक हो जाएं। तो उसको भी फिर उन्होंने मैं जब कंप्लेंट को एग्जामिन किया तो डिपार्टमेंट ने खुद ही रियलाइज करके उसकी जो है ना डी रजिस्ट्रेशन करके उसको फारिग कर दिया। ठीक। इस तरह की जो लॉ में जो ना इवन लोगों में तो है ही नहीं, इतनी शऊर नहीं है, मगर इवन टैक्स मशीनरी में भी शऊर नहीं है कि किस बंदे को रजिस्टर करना है किसको नहीं करना, और करना है तो किस लाभ के तहत। ठीक है राइट। हमें लोगों को एजुकेट करने के साथ हमारा जो टैक्स मशीनरी है जो उसके लोग हैं उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। अब मुझे ये बताएं कि बेशुमार जगह ऐसी होती हैं जहां पे बेशुमार लोग इकट्ठे मिलके एक प्रेमिसेस के अंदर काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि कपड़ा बेचने वाले ऐसे हैं और बेशुमार जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मजबूरी तौर पे अगर उनका एरिया लिया जाए तो वो तो शायद जो उस पैरामीटर्स हैं उस पर पूरा उतरते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे उनके खोखे हैं दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट एंटिटीज। उनको हम इकट्ठे एक बिजनेस के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी रिपोर्ट किया गया कि ऐसे लोगों को भी बिजनेस में रजिस्टर्ड सेल टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर कर लिया गया। डू यू थिंक अगेन ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? मिसअंडरस्टैंडिंग है। लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ये यही हाई हैंडेडनेस है कि अगर छोटा ही दुकान है, बेशक मैंने जैसे मिठाई की मिसाल दी, उसका टर्नओवर ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा हो रही है, तो आप इनकम टैक्स लॉ उसमें ज्यादा अप्लाई करें बजाय जो सेल टैक्स लॉ अप्लाई करें। आप सेल टैक्स में आप अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ही रह के करेंगे, उससे बाहर जो है ना सिर्फ ये देख के कि जी इसका बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है तो मैं इसको जो ना रजिस्टर करूं, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। ठीक है। कंप्लाइंस की क्या सूरत हाल है? अगर हम कराची में देखें यूजुअली कंप्लाइंस इज अ वेरी बिग इशू कि हम ऑर्डर्स हो जाते हैं, डायरेक्शन दे दी जाती हैं,
लेकिन हमारा पूरा जुडिशल सिस्टम ओवरऑल पाकिस्तान में कंप्लाइंस के हाथों रह जाता है। व्हाट काइंड ऑफ कंप्लाइंस रिजल्ट्स यू सी विद योर डायरेक्शंस एक्चुअली? अलमा साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं इस पे आपको एक खुशखबरी बता दूं कि मुझे यहाँ पे एफटीओ ऑफिस कराची में ज्वाइन किए हुए कोई 14 महीने हो गए हैं। माशाल्लाह आज तक टिल टुडे ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कराई। इस वक्त जीरो पेंडिंग पेंडेंसी है नॉन इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स जस्ट अमेजिंग। तो ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मगर इसमें मेरी जाती जो है ना एफर्ट्स भी हैं, क्योंकि मैं उस जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो तब तक उस कमिश्नर चीफ कमिश्नर को सुकून से बैठने नहीं देता। फॉलो अप आपका बड़ा पावरफुल है। बिल्कुल फॉलो अप पावरफुल है और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज के साथ उनको नेट नोटिस देके मैं बताता हूं कि भाई आप सुधर जाओ, ये वरना डिफेंस में चले जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही थी, मगर अब जो है ना बिल्कुल ठीक है और कंप्लेंट्स इंडिविजुअल कंप्लेंट्स में तो माशाल्लाह ठीक है, मगर ऑन मोशन से वहां पे थोड़े मसाइल हैं। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त खबर है जो कि हमारे टैक्स पेयर है उनके लिए कि जहां कहीं भी उन्हें मेल एडमिनिस्ट्रेशन का सामना है, उन्हें कोई रेजिस्टेंस है, हमारी तरफ से बड़ा जबरदस्त प्रॉम्प्ट रिलीफ है और फिर उस पे इंप्लीमेंटेशन का जिस तरह आपने बताया दैट्स 100%। अब आप सिर्फ ये गाइड कर दें कि जहां पे पॉइंट ऑफ सेल पे सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से लोगों का ग्रीवेंस मौजूद है, तो हमारे पास जब वो आते हैं तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारा जो एक्ट और ऑर्डिनेंस है उनके अंदर प्रोविजन है कि 60 दिन के अंदर हमने उनको इंसाफ देना है। हम एवरेज कितना टाइम ले लेते हैं इस तरह के मामलात को एडजुडिकेट करने में कराची के अंदर? देखिए, ये वैसे तो लॉ तो उनका 7 डेज कहता है, और मगर हम जो रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम लिमिट हमारे पास फिक्स्ड है कि 45 डेज देते हैं। और कोशिश ये होती है कि जी अगर ऐसी जो छोटे मोटे केस हैं तो ऐसे बीच दरमियान में भी हो जाते हैं और वो कंप्लेनेंट फिर कंप्लेंट विड्रॉ भी कर देता है अपनी। ठीक, मेरे पास कंप्लेंट्स के विड्रॉल का रेशियो ज्यादा है कि जी हमारी ग्रीवेंसेस जो ना रिड्रेस हो गई, मैं अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत सारा नंबर, काफी नंबर है जिसमें विड्रॉल है। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो डिटर्मिनेशन है जो हमारे यहाँ पे एफटीओ के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जिससे हम ये चाहते हैं कि जो टैक्स पेयर है उसको हम इज्जत और इंसाफ दें और इंश्योर करें कि जो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, उनके हाथों उनकी हाई हैंडेडनेस का वो शिकार ना हो। और आपने ये देखा जिस तरह मेमन साहब बता रहे थे कि इट्स नॉट ओनली दैट वी एडजुडिकेट, वी लिसन टू देम, हम एक प्रॉपर फॉलो अप रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमने फैसला दिया उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो और फिर हमारी इंप्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड इज एक्सीलेंट। आप जिस तरह कराची में उन्होंने बताया कि 100% इंप्लीमेंटेशन, दिस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द एफिकेसी ऑफ फेडरल टैक्स एम्बर्समेंट। और हमारी भी कोशिश ये है कि हम आपको ये बताएं कि इस तरह के प्रोग्राम से आप लर्न करें, आपको पता चले कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड देन कम टू अस विद योर प्रॉब्लम्स and we are here to provide you a very prompt and a very active relief. Thank you very much.